Hello, welcome to all of you. Today we will discuss about new economic sociology, now Arthik Samajshastra. Before we discuss new economic sociology, we have to know about economic sociology. It is a branch of sociology which deals with economic and social relationship problems, phenomena in scientific way. It also study the social cause and effect of various economic phenomena. सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक समाजशास्त्र की वो विज्ञान की शाखा है जिसमें आर्थिक संबंधों और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी विभिन्न घटनाओं समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स अकॉर्डिंग टू इट्स डेवलपमेंट एज ए साइंस। आर्थिक समाजशास्त्र को विकास और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिहाज से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। सबसे पहला है शास्त्रीय आर्थिक समाजशास्त्र, क्लासिकल इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, द पीरियड ऑफ इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. Classical period was concerned particularly with the modernity and its constituent aspects, which are rationalization, secularization, urbanization, social stratification and so on. कहने का तात्पर्य ये है कि आर्थिक समाजशास्त्र जो क्लासिकल इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है, इसके तहत समाज के विभिन्न संबंधों को समझने के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या घटनाएं समाज में घटित हो रही थी, जैसे तर्कशीलता, धर्मनिरपेक्षता, नगरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण जैसे विभिन्न पहलुओं को भी समझने का वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्रयास किया गया। द स्पेसिफिक टर्म इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, आर्थिक समाजशास्त्र जो शब्द है ये पहली बार विलियम स्टेनले जेबोन्स ने 1879 में दिया था। इसके बाद इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल जैसे विद्वानों ने इस विषय पर काम किया और ये जो महत्वपूर्ण काल रहा 1890 से 1920 के बीच में रहा। इस काल में मुख्यतः मैक्स वेबर की द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और इनकी दूसरी बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और इसी तरह जॉर्ज सिमेल्स की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है द फिलोसफी ऑफ मनी। इमाइल दुर्खीम की द डिवीज़न ऑफ लेबर जिसमें इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया था। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऐतिहासिक भौतिकवाद इस युग की मुख्य रचनाएं और महत्वपूर्ण वर्क रहा जिसने इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को डेवलप करने में, एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पीरियड माना जाता है वो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, जिसे समकालीन आर्थिक समाजशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आधुनिक समाज के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ विभिन्न जो आर्थिक घटनाएं घटित हुई और जिनका समाज पर, सामाजिक जीवन पर, आजीविका के संसाधनों पर प्रभाव पड़ा, जैसे बार्टर सिस्टम का स्थान, जजमानी व्यवस्था का स्थान कैश प्रथा ने लिया। इसके साथ साथ समाज में इंटरेक्शन तेज़ी से बढ़ा क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप
यातायात और दूरसंचार के साधनों का प्रसार बढ़ा। तो इस युग में जो प्रमुख विद्वान हुए वे थे फ्रेड ब्लॉक, जेम्स कैलमैन, पॉला इंग्लैंड, हैरिसन व्हाइट, रिचर्ड स्वेडबर्ग, कार्लो ट्रिलिग्यो, डोनाल्ड आर्ग्यूज, मैकेंजी, चक सेवल, वोल्फगैंग माइकल मोसो, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और सामाजिक आर्थिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ विभिन्न शब्दावलियाँ जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उभर कर सामने आई, अलग अलग संगठन जो इस युग में बने, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां बदली, उसके अनुसार अलग अलग स्तर पर, विश्व स्तर पर अलग अलग विभागों में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग संस्थाएं बनाई गई, जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, इस तरह की जो संस्थाएं बनी, डब्ल्यूटीओ, इन्होंने विश्व की आर्थिक और सामाजिक दशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए और उसके परिणाम स्वरूप जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या विकास के लंबे क्रम में जब हम आगे बढ़ें तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज जिसे कहा जाता है, अलग अलग वैज्ञानिक आविष्कार हुए, नए नए तकनीक का विकास हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी जो मनुष्य के आसपास जो विकसित हुई, जिसका सामाजिक संरचना पर, परंपराओं पर, अर्थव्यवस्था पर, आजीविका पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। कम्युनिकेशन और दूरसंचार के साधनों ने दूरी को कम किया। मुख्यतः पहले हम प्रोडक्शन पर ध्यान देते थे, उपज पर ध्यान देते थे, खेती बाड़ी, पशुपालन या कोयले की खानें हुआ करती थी, निर्माण कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अब ये इकोनॉमी का जो ट्रेंड है शिफ्ट होकर प्रोडक्शन से शिफ्ट होकर ज़्यादातर प्रोड्यूस करने से हटकर एक कदम आगे बढ़कर चीज़ों को जो प्रोड्यूस करते थे, जो प्रोवाइड किया जाता था, उसके स्थान पर सर्विसेज, सेवाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाने लगा इस युग में। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, जैसे एजुकेशन है, इसमें आप सेवाएं देते हैं या सेवाएं लेते हैं, दोनों ही सेक्टर में। हेल्थ, इसमें आप सेवाएं लेते हैं, सेवाएं देते हैं। तो इससे क्या हुआ, रोज़गार के नए अवसर पैदा हुए। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो काम कर रहे थे, जैसे टेक्सटाइल, मिल्स, प्रोडक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन फील्ड में जो काम कर रहे थे, इनका जो बोलबाला था इन क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था पर, वो शिफ्ट होकर अब सर्विस सेक्टर पर चला गया था, जिसमें टीचर, डॉक्टर, लॉयर, रिटेल वर्कर्स, बैंकिंग सेक्टर, इस तरीके की सेवाओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये मुख्यतः हुआ कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी के विकास के परिणाम स्वरूप, वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप इसे इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को एक गति मिली और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कामों को जो बहुत मुश्किल लगते थे, जिन्हें महीनों या कई सालों लग जाते थे, वो आसानी से हो जाने लगे। जैसे आपको पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना है, जैसे आपको फॉर्म भरना है, कोई अपना रिज़ल्ट चेक करना है, लाइन्स की कोई टिकट बुक करनी है आपने, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ो हो, कोई आपने प्रोडक्ट लेना है, आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कंसेप्ट को पॉपुलर करने का काम किया है डैनियल बेल ने। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी 1974 में, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें इन्होंने विस्तार से
और व्यावहारिक तरीके से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में लिखा था। हालांकि ये टर्म इससे पहले भी इस्तेमाल हुई थी, जैसे फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे एलन टोरेन ने भी ये टर्म 1969 में इस्तेमाल की थी पहली बार। तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रचलित कैसे हुई, डैनियल बेल की जो पुस्तक थी द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसके माध्यम से इसको काफ़ी बल मिला और काफ़ी प्रचार हुआ। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य क्या है। एक तो प्रोडक्शन का स्थान सेवाओं के उत्पादन ने ले लिया, मतलब प्रोडक्शन का स्थान सर्विसेज ने ले लिया। अब सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। सेवाओं के उत्पादन ने ले लिया, मतलब प्रोडक्शन का स्थान सर्विसेज ने ले लिया। अब सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। वाइट कलर जॉब का चलन बढ़ गया, ब्लू कलर जॉब का चलन बढ़ गया, मैनुअल वर्क कम हो गया, टेक्नोलॉजी ने स्थान लिया, प्रोफेशनल और स्किल्ड एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स ने स्थान ले लिया, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने स्थान ले लिया, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, बैंकर्स हो गए, इन्होंने काम संभालना शुरू कर दिया। उसके लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत थी और एक स्पेसिफिक स्किल्स पे फोकस किया जाने लगा। तो जो मैनुअल वर्कर्स थे, जो अनस्किल्ड थे, उनका काम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे प्रैक्टिकल नॉलेज पर अधिक बल दिया जाने लगा, थियोरेटिकल नॉलेज की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा। जो सैद्धांतिक ज्ञान था उसकी अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान, कि आप किसी काम को कैसे करेंगे इसकी व्यवस्था तो आप लिख कर बता सकते हैं, लेकिन उसको करके दिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यातायात, दूरसंचार के साधनों और वैज्ञानिक आविष्कारों ने परंपराओं, व्यवस्थाओं, प्रथाओं को भी काफ़ी गहरा आघात पहुंचाया, जिससे नॉर्म्स, वैल्यूज़ प्रभावित हुए और व्यक्तिवादिता को बल मिला, उपभोक्तावादिता को बल मिला, औद्योगिकरण को बल मिला, नगरीकरण को बल मिला। जो आधुनिक संचार माध्यम और यातायात के साधनों ने स्थान लिया, उससे क्या हुआ, दूरियां कम हो गई, ग्लोबलाइजेशन, पूरा संसार एक गांव की तरह हो गया। आप किसी भी वक्त यूएसए में फ़ोन करके आप वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पूरी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं, क्या हाल है, अपना साथी किस हाल में क्या कर रहा है। किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से को आप घर बैठे ही शेयर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है आप कहीं से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। कहीं कोई भी एग्ज़ाम देना हो उसको आप ऑनलाइन दे सकते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अपना रिजल्ट भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। न्यू साइंटिफिक अप्रोचेज, नए वैज्ञानिक आयाम गढ़े गए, जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, साइबर सिक्योरिटी जैसे नए कंसेप्ट आए, नैनो टेक्नोलॉजी के नए कंसेप्ट आए, रोबोटिक्स, अब हाथ का काम मशीन, मशीन का काम, मशीन को ऑपरेट करने वाले जो लोग होते हैं उनका स्थान भी अब रोबोट लेने लगे। आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, धीरे धीरे ये काम रोबोट ही करेंगे। अलग अलग सेक्टर में अब रोबोट काम करेंगे, बैंकिंग, हेल्थ। किसी होटल में जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो शायद वहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए कोई रोबोट खड़ा होगा, वो अपनी सेवाएं दे रहा होगा आपको, वो हर चीज़ आपका ध्यान रखेगा हर तरीके से। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने हमारी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर दिया है, और लाइफस्टाइल को प्रभावित भी किया है। हमारी जीवन शैली को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से प्रभावित किया है। चाहे हेल्थ के लिहाज से देखिए या रिलेशनशिप के लिहाज से देखिए, कल्चरल, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स आदि विभिन्न पक्षों को, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स देखिए, चाहे क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के लिहाज से देखिए या कंज्यूमर एस्पेक्ट्स देखिए, मॉरल वैल्यूज़ का एस्पेक्ट्स देखिए, या हमारी नई सुविधाएं जो हमारे पास आसानी से हम गेन कर सकते हैं,
हासिल कर सकते हैं, किसी भी रूप में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्थान से दूसरे स्थान की दूरियां कम हो गई है, लोगों से मेल मिलाप, अब व्यक्तिवादिता पर अधिक बल दिया जाने लगा है, मेल जोल कम होने लगा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव इसका लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, सुधार हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और परिवर्तनशीलता और गतिशीलता को बढ़ावा मिला है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व समुदाय या वैश्विक समाज को या वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित किया है, किस तरीके से मॉडिफाई किया है, किस तरीके से अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। धीरे धीरे क्या हो गया, अब मैन्युफैक्चरिंग के स्थान पर, प्रोडक्शन के स्थान पर सर्विसेज, सेवाओं पर अधिक बल दिया जाने लगा है। अब जो पूरे विश्व की इकॉनमी है अब वो इंटीग्रेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटरडिपेंडेंसी इसकी बढ़ गई है। हमारे प्रोडक्ट विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों से हम प्रोडक्ट आयात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है या सरप्लस है तो उसे हम बाहर भेज रहे हैं। इनकम के सोर्सेज डाइवर्सिफाई हुए हैं, साथ ही साथ डिपेंडेंसी भी बढ़ी है। अगर वहाँ से दूसरे देशों से जो माल हम आयात कर रहे हैं अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाता है तो हमारी व्यवस्था को प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ेगा, जीवन शैली पे भी प्रभाव पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, नए तरीके से नई फैसिलिटी प्रदान की है, डेवलपमेंट के नए आयाम स्थापित किए हैं। अब नॉलेज पे अधिक बल दिया जाने लगा है, एक्सपर्टीज़ पे अधिक बल दिया जाने लगा है, अब स्किल्ड सिस्टम पर अधिक बल दिया जाने लगा है, अब आपकी स्पेशलाइजेशन पर अधिक बल दिया जाने लगा है। इंटरनेट ने कनेक्टिविटी को क्विक और फास्ट कर दिया है। इससे कई ऐसी समस्याएं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते आसानी से हल हो गई, लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म में एक एग्जांपल है जहाँ हम घंटों तक अपना टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ उसके बहुत से फ़ायदे भी हमें मिल रहे हैं। हम आसानी से डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी किसी मरीज़ की जान बचा सकते हैं। हम किसी भी वक्त एक देश से दूसरे देश आसानी से पहुंच सकते हैं, बिना घर से बाहर निकले भी हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। ऑनलाइन आप सर्विसिंग ले सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे अकाउंट में, आप घर बैठे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे ही, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं, आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन चेक कीजिए। अब सर्विसेज जो इकॉनमी का जो पैटर्न है वो 24/7 हो गया है, निर्बाध रूप से लगातार चलता रहेगा और पहले से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। बिजनेस, इकॉनमी या समाज की गतिशीलता बहुत तेज़ बढ़ गई है। अब निपुणता, कॉम्पिटेंसी भी बढ़ी है। इकॉनमी को रेवोल्यूशनाइज किया है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में, हमारे जीवन शैली में। रोबोट और नैनो टेक्नोलॉजी ने तो कमाल कर दिया है, जिससे एक नई क्रांति पैदा हो गई है। विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए रोबोट की अलग से फौज तैयार हो रही है। नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स हमारे शरीर के अंदर जाके ऑपरेशन करके तैयार कर रहे हैं, हमें ठीक कर रहे हैं। डिजिटल युग जैसे नए नए कंसेप्ट हमें सुनने को मिल रहे हैं और डिजिटल एज का मतलब है हम सब कुछ वर्चुअल तरीके से काम कर रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है तो ऑनलाइन कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, घर बैठे आप अप्लाई कीजिए और आपकी डेट भी निश्चित होगी किस डेट आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड में जाइए। तो प्रभाव क्या पड़ा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का? यातायात और दूरसंचार के साधनों का प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ा, इससे पूरे विश्व की दूरियां कम हो गई और कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है।
वैश्विक समुदाय से मेल जोल बढ़ा है तो सांस्कृतिक रूप से भी परिवर्तन देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। हम बाहरी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, वो हमारे कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, कुछ वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो कुछ हम अडॉप्ट कर रहे हैं। बिजनेस के नए नए आयाम स्थापित हुए, नए नए पहलू, नए नए एस्पेक्ट्स, नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। पूरा विश्व वर्चुअल हो गया है, हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हम ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, हम वर्चुअल आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व बहुत बड़ा है और ख़ासकर जिन मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रभुत्व टेक्नोलॉजी में है, उनकी हेजेमनी पूरे विश्व में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दिखती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख लीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म। मॉडर्न फैसिलिटीज़ बढ़ी है, एनवायरनमेंट को नुकसान भी हुआ है क्योंकि रेडिएशन, हम लगातार सुनते हैं कि रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव है रेडिएशन है या मैग्नेटिक जो रेज है वो लगातार एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही है। नई नई मशीनें, नए नए इन्वेंशन से टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हुई है और हज़ारों हाथों का काम एक मशीन कर रही है। महीनों का काम घंटों में हो रहा है। अब पूरा विश्व लगभग बॉर्डरलेस, सीमा विहीन हो गया है। लगभग सभी देशों ने, पूरे विश्व के सभी देशों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने समय, स्थान, देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टैक्स बहुत कम कर दिए हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए रास्ता खोल दिए। मल्टीनेशनल कंपनियां जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रही है अलग अलग देशों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी मनुष्यों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है। और आज के आधुनिक युग में ये काम कौन करता है? सरकार, राज्य। और राज्य की सरकारें अलग अलग स्तर पर, अलग अलग समुदाय के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए, वहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कार्यक्रम बनाती हैं, लागू करती हैं और समय समय पर उनमें मॉडिफिकेशन भी की जाती है, ये ध्यान में रखते हुए कि उनका लाभ कितना ज़रूरतमंदों तक पहुंचा, क्या योजना सफल रही, अगर कोई कमी है तो उसमें मॉडिफिकेशन होगी, अगर वो योजना सफल नहीं रहती तो उसे बंद कर दिया जाता है, नई योजना उसके स्थान पर लाई जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिलाओं के विकास के लिए, दलित वर्गों के विकास के लिए, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर असंख्य योजनाएं सरकारों द्वारा बनाई जाती है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉच डॉग का काम भी करती है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसियाँ। वो समय समय पर रिपोर्ट भी देती है और रिपोर्ट के आधार पर ये भी सुनिश्चित करती है कि किस देश में जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ क्या सचमुच के मिल रहे हैं। शासन व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था का ढांचा वहाँ के नागरिकों के लिए कितना सही है, कितना सुरक्षित है, इसका आकलन भी समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं काम कर रही है या राष्ट्रीय स्तर पर जो काम या क्षेत्रीय स्तर पर जो काम कर रही हैं ध्यान रखती है और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को आगाह करती है कि कहाँ क्या कमी है। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये संस्थाएं लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग मंचों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समुदायों के लिए लगातार प्रयासरत है और उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ ज़रूरतमंदों को मिला है। विश्व का ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पिछड़ा
शोषित या असहाय वर्ग समुदाय ना पाया जाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल महिलाओं को ही ले लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट कंसेप्ट आपने सुना होगा, लगातार प्रयास कर रहे हैं महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के रोज़गार के लिए, फाइनेंशियली उन्हें इंडिपेंडेंट करने के लिए, फाइनेंशियली उन्हें उनकी जो डिपेंडेंसी उसे ख़त्म करने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई है, स्कॉलरशिप की योजनाएं चलाई जा रही है, जॉब में अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी विभिन्न वर्गों को मंच प्रदान किए जा रहे हैं रिजर्वेशन के माध्यम से, उनकी योग्यता और क्षमता के माध्यम से उनका आकलन करके उन्हें अलग अलग मंच प्रदान किए जा रहे हैं। आधुनिक युग में विश्व के लगभग सभी देशों के पास संविधान है और कानून और नियमों की एक निश्चित रूपरेखा उसी के आधार पर काम होते हैं। लगातार उनमें मॉडिफिकेशन भी होती रहती है समय स्थान परिस्थितियों के हिसाब से। तो सोशल सिक्योरिटी का सरल शब्दों में अर्थ क्या है? सोशल सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन। Social security refers to protection provided by the society to its member. It is an instrument of social and economic justice. जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की हम अवधारणा की बात करते हैं, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा की बात करते हैं, ये इसी का ही एक पहलू है। अगर सामाजिक रूप से समानता का व्यवहार न किया जाए, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से आपको स्वतंत्रता न प्रदान की जाए, तो आप में एक तरह का डर, भय, आतंक का माहौल आपके मन में, आपके दिमाग में छाया रहेगा। उसे भी तो दूर करना है, उसे भी तो ख़त्म करना है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए, इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करती है, पारदर्शी करती है, उसके लिए अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन करती है, अलग अलग मंच प्रदान करती है ताकि सभी को न्याय मिल सके। आर्थिक रूप से अलग अलग योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है और उनका लाभ उन लोगों तक पहुंचाने, उन वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है जो सचमुच के असहाय है। असंख्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं देश में, भारत की ही बात करते हैं, आपने नाम सुने होंगे, IRDP, BPL, अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्कॉलरशिप की अलग अलग योजनाएं स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, ताकि एजुकेशन का प्रसार हो और निम्न वर्ग तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए, लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए। जॉब के चांसेस बढ़ेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंसी, रोज़गार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार विभिन्न समूह के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए, जैसे बीमारी के वक्त, महामारी के वक्त, प्राकृतिक आपदाओं या किसी प्रकार की कोई और दुर्घटना हो जाती है, उसमें राहत कार्यों के माध्यम से उन्हें हेल्प प्रदान की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है। फौरी राहत के रूप में आप सुनते हैं कि किसी इलाके में कहीं कोई फ्लड आ गया तो वहाँ उन लोगों को, हर परिवार को फौरी राहत प्रदान की गई, उन्हें ठहरने की व्यवस्था उनकी की गई, खाने की व्यवस्था की गई। इस तरीके की आप सुनते हैं। उनकी इनकम के सोर्सेज जनरेट करने के लगातार प्रयास किए जाते हैं, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, जैसे रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए एक तो रिजर्वेशन का प्रोसीजर रखा है ताकि सरकारी नौकरियों में उनको मौका मिल सके। दूसरा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सस्ती दरों पर लोन दिया जाता है। इनकम को बढ़ाने के लिए लगातार, महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।
तो किसी न किसी तरीके से ये कोशिश की जाती है कि लोगों का सामाजिक स्तर अच्छा हो, लोगों का जीवन का स्तर अच्छा हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध की जाएं, और जिन इलाकों में वो सुविधाएं मिल नहीं पा रही है वहाँ के लिए लगातार प्रयास किया जाए। जहाँ सड़कें नहीं वहाँ सड़कें पहुँचाई जाए, जहाँ टेलीकम्युनिकेशन के साधन नहीं वहाँ टेलीकम्युनिकेशन के साधन पहुँचाए, जहाँ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं वहाँ हेल्थ की समस्याओं को सॉल्व किया जाए, पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं उनको भी हल किया जाए। इस तरह की लगातार योजनाएं कार्यक्रम सरकार द्वारा बनाई जाती है ताकि अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। और आधुनिक युग में जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है इसमें पूरा विश्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से सुपरविज़न करता रहता है और सरकार को आगाह करता रहता है या अपने स्तर पर भी मदद प्रदान करता रहता है ताकि लोगों की स्थिति अच्छी हो। लास्ट वन इज एलिनेशन, अलगाव। इट इज़ अ थियोरिटिकल कंसेप्ट डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स। ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है जिसमें इन्होंने कड़े शब्दों में पूंजीवाद का विरोध किया क्योंकि इनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति है उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है और संसाधनों का दुरुपयोग करके वो शोषण करते हैं खूब असहाय लोगों का, गरीब लोगों का, मजदूरों का। तो इन्होंने विस्तार से अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनकी दो पुस्तकें हैं मुख्यतः, पुस्तकें बहुत है लेकिन जो ये सिद्धांत है एलिनेशन का मुख्यतः दो पुस्तकों में इसका वर्णन इन्होंने किया है, व्याख्या इसकी की है। एक तो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, और दूसरा है, दूसरी जो रचना है इनकी, दूसरी जो किताब है द जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें विस्तार से अलगाव के सिद्धांत के बारे में इन्होंने विस्तार से लिखा है। ध्यान रखिएगा इसका जो कोर सेंटर रहा है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, क्योंकि एक ऐसा वर्ग बनता है इस व्यवस्था में जिसके पास संसाधन होते नहीं हैं, दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। पूंजीपति अपने तरीके से मैनिपुलेशन करके सिर्फ इतनी तनख्वाह या इतना वेतन देते हैं जिससे उनकी दो वक्त की रोजी रोटी चल सके, उससे अधिक ना हो पाए ताकि वो उनके पास मजदूरी करते रहे। और पूंजीपतियों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है और उसका खूब दुरुपयोग करके शोषण करते हैं। पूंजीपति संख्या में बहुत कम होते हैं और इसे बुर्जुआ वर्ग इन्होंने कहा था पूंजीपतियों को। और दूसरा जो वर्ग है उसे सर्वहारा वर्ग कहा था जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं। ये संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन यूनाइट नहीं होते हैं, ये बिखरे हुए होते हैं तो ये यूनाइट नहीं होते हैं, इस कारण ये इनका शोषण लगातार होता रहता है। इसीलिए इन्होंने एक नारा दिया था, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, और क्रांति के माध्यम से इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंका जा सकता और सोशलिज्म नामक एक नई व्यवस्था आकर समाज में समानता का अभाव लाएगी, ऐसा इनका विचार था। तो एलिनेशन की थ्योरी कैसे काम करती, इन्होंने कहा एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ जब आपसे काम लिया जाएगा तो आपको पता नहीं होता है, ये मान के चले कि आप किसी कार फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो काम का प्रोसीजर होगा वहाँ अलग अलग सेक्शन होंगे, उसमें किसी एक सेक्शन में आप काम कर रहे होंगे, तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से मैकेनिज़्म बना हुआ है उसका, उसमें आपको पता ही नहीं होता कि मेरे से जो ये काम करवा रहा है इसका क्या बेनिफिट्स किस तरीके से होगा। अलग अलग सेक्शन में आप जब काम कर रहे होंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि लास्ट में ये गाड़ी बनकर तैयार होगी तो किस रूप में होगी। ये हुआ प्रोसेस जो काम में आपको उलझा दिया, आप उसी काम में फंसे हैं। सुबह आए, काम करते रहे, शाम को वापस के घर गए, थके हारे, खाना खाया, सो गए, सुबह फिर से उठे और काम पे आ गए। ये प्रोसेस वर्क काम का प्रोसेस है, लगातार आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। किसी दिन आपको छुट्टी होगी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको लगातार अपने रूटीन को इस तरीके से मैनेज करना है। और काम के घंटे, आपका वेतन, वो सब निश्चित कौन करेगा? आपका मालिक करेगा या पूंजीपति करेगा।
एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ वर्क। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कार की डिज़ाइन कैसा होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, कितनी सीटर होगी, उसका कलर क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या फीचर्स उसमें होंगे, ये आपको नहीं पता होता। ये मैनेजमेंट लेवल में ये सब चीज़ें निर्धारित होती है, आपको सिर्फ काम करना है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का काम देख रहे हैं तो आप गाड़ी में वही काम चेक करेंगे और कुछ नहीं। अगर आप कार की बाहर का ढांचा तैयार कर रहे हैं तो आपको उसके चेसी इंजन के बारे में कोई पता नहीं होगा, टायर के बारे में कोई पता नहीं होगा, किस तरीके से वो प्रोडक्ट तैयार होता है, किस तरीके से बनेगा, ये आपको कोई पता नहीं होता। आप अपने सेक्शन में काम कर रहे हैं और उसी सेक्शन के बारे में आप नॉलेज हो। नंबर 3, एलिनेशन फ्रॉम द वर्कर्स फ्रॉम हिमसेल्फ। आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक तो वहाँ आप लगातार काम में उलझा के रखें तो आपको अपने लिए भी टाइम नहीं होता है, लगातार आप काम किए जा रहे हैं, लगातार आप काम किए जा रहे हैं। दूसरा, आपकी इच्छाएं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका रूटीन वर्क कैसा है, सुबह गए शाम को आए, सोए, सुबह उठे, फिर काम गए, लगातार एक बोरिंग रूटीन वर्क रहेगा। आपकी इच्छाएं, आपकी प्लानिंग, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता ये क्षीण होती जाएगी, क्योंकि उसका दिमाग का इस्तेमाल आपको अपने तरीके से तो करना नहीं, सारी प्लानिंग आपको बताई जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देना है। एलिनेशन फ्रॉम द वर्कर फ्रॉम अदर, दूसरे मज़दूरों से भी कट जाएंगे आप, क्योंकि जिस सेक्शन में आप काम कर रहे हो वहीं पे उन लोगों को जानेंगे, पूरे फैक्ट्री में कितने मज़दूर हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, हेलो हाई तक ही सीमित होगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात। और जिस सेक्शन में आप काम कर रहे हो वहाँ भी आपका काम का प्रेशर इतना होता है कि ज़्यादा अधिकांश मामलों में आपके पास उतनी फुर्सत नहीं होती कि अच्छे से मिल के खुश होकर बातचीत और एक दूसरे के दुख सुख को शेयर किया जाए। फॉर्मेलिटी तक ही सीमित रहेगी आपकी बातचीत, फॉर्मल तरीके से एक दूसरे से मिल, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे, किस तरीके से क्या काम हो रहा है, किस तरीके से कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कौन किस समस्या से ग्रसित है, इन सभी चीज़ों का आपको कोई आइडिया नहीं। तो इससे क्या होगा, फॉल्स कॉन्शियसनेस। आप जुड़े हुए तो हो, आप फैक्ट्री में हैं, आप सब इकट्ठे हैं, लेकिन तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे मनुष्य कटता जाएगा अपने आप। सबसे पहले वो काम से कट जाएगा, वर्क प्लेस जहाँ काम कर रहा है, फिर उसके आसपास के जो लोग आपके उनसे कटता जाएगा, क्योंकि फुर्सत नहीं है, कितना काम, कितने प्रोजेक्ट्स देने हैं आप उसी। फिर अपने परिवार से करने, क्योंकि टाइम ही नहीं है, प्रोसेस ऐसा है काम का, सुबह गए शाम को आए, खाए पिया सोया, फिर सुबह उठे चले गए। और बड़े बड़े शहरों में तो अपने बच्चों के सुबह जाते हैं तो सोए होते हैं, शाम को आते हैं तो वो भी सो चुके होते हैं बच्चे। तो आप तो महीनों महीनों तक उनके साथ बातचीत करने का मौका भी नहीं मिल पाता। फिर धीरे धीरे अपने आप से भी कटना शुरू हो जाएगा इंसान, क्योंकि दिमाग अपना यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक बोरिंग रूटीन वर्क लगातार चल रहा है, किसी के साथ गपशप अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप से भी धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि एलिनेशन, अलगाव का मतलब ये हुआ कि आप समाज से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ, आपका जीवन अपने तक सीमित हो जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने आप से भी छिड़ना शुरू हो जाएंगे, अपने आप से भी आपको खुशी नहीं मिल पाएगी। एलिनेशन डू नॉट शेयर द कॉमन मेन स्ट्रीम वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। जो कॉमन वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी के, मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने, एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना। अब आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, घर में बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है, किसी दोस्त की हेल्प करनी है, वो किसी इमरजेंसी में फंसा हुआ है, आपको छुट्टी लेनी है, लेकिन बॉस छुट्टी नहीं दे रहा कि आप खुले तरीके से जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये तो कार्ल मार्क्स की बात हुई। इसी तरीके से एक और सोशियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने एलिनेशन पे काम किया है, मेलविन सिमन। इन्होंने भी एलिनेशन, सामाजिक अलगाव पे काम किया है। एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर इन्होंने छापा था जिसका नाम था ऑन द मीनिंग ऑफ एलिनेशन। 1959 में ये प्रकाशित हुआ था।
कार्ल मार्क्स ने 1948 से 50 के बीच में लिखा है। 1848 से 50 के बीच में लिखा कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है 1818 में, और 1883 में उनकी डेथ हो गई है। तो ये मेलविन सिमन, इन्होंने 1959 में लिखा है ऑन द मीनिंग ऑफ एलिनेशन, ये रिसर्च पेपर है इनका, जिसमें इन्होंने कहा कि एलिनेशन सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं है जो हमें समाज से, अपने आप से, परिवार से अलग करती है। धीरे धीरे हम कट जाते हैं सोसाइटी से, परिवार से, अपने आप से, बल्कि इसमें हम कई बार ऐसा भी होता है कि शक्ति विहीन महसूस करते हैं। जैसे परिवार में कोई सदस्य हैं, पहले माँ बाप अच्छे से डील करते थे, सारी स्थितियाँ संभालते थे, धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हुए, अच्छी जॉब में आ गए, तो उन्होंने अपने तरीके से मैनेज करना, अब माँ बाप का रुतबा धीरे धीरे कम होने लगे, तो वो एलिनेशन की शिकार हो गई, क्योंकि उनकी पूछ कम हो गई, उनकी ज़रूरतें कम हो गई, उनकी अब बच्चों को ज़रूरत कम रही। अब इसी कारण तो अनाथ आश्रम खुल रहे हैं। पावरलेसनेस, नॉर्मलेसनेस क्या हुआ इसमें? होता ये है कि जो हमारे नॉर्म्स से, हमारे वैल्यूज से, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, हम उनको फॉलो नहीं करते प्रॉपर्ली। बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है, इन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, हमें काम 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 व्यक्तिवादिता पर अधिक बल देते हैं। तो ये भी एलिनेशन की शिकार की एक स्थिति है। फ्रस्ट्रेशन, निराशा, खुश नहीं है अपने आप से, अपने परफॉर्मेंस से, अपने काम से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लाइफ पार्टनर से, खुद से, अपनी इनकम से, अपनी जॉब से, उससे भी आप धीरे धीरे एलिनेशन की शिकार हो जाएंगे। अलोननेस, अकेले कटते जाएंगे, धीरे धीरे आपके रिश्ते का दायरा सीमित होता जाएगा, सिमटता जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कहाँ है। किसी दोस्त के फंक्शन में जाना है, किसी रिश्तेदार के फंक्शन में जाना है, छुट्टियाँ नहीं हैं, तो आप धीरे धीरे कट गए। इसी कारण आप सोशल आइसोलेशन के शिकार हो जाएंगे। डिस्ट्रस्ट मतलब आप धीरे धीरे विश्वास भी खोते जाएंगे, दूसरों पर विश्वास करना भी कम करेंगे, खुद भी विश्वास खोते जाएंगे। डिप्रिवेशन, वंचित, आप हासिल करना चाहते हैं एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पाने की है, होड़ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छूटती जा रही है। और कई बार ऐसा होता है जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे थे वो भी आपको नहीं मिल। तो एक और विद्वान हुए इमाइल दुर्खीम, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। इन्होंने 1893 में एक सिद्धांत दिया था जो इससे मिलता जुलता है, एनोमी, विसंगति। इसमें भी इन्होंने इन मनुष्य की मानसिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाया है, किस किस तरीके से मनुष्य जो नॉर्म से, जो सामाजिक वैल्यू से, उनसे कट जाता है और उसमें नकारात्मकता, नियमों के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति हावी हो जाती है। ये तो कार्ल मार्क्स की बात हुई। इसी तरीके से एक और सोशियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने एलिनेशन पे काम किया है, मेलविन सिमन। इन्होंने 1959 में लिखा है ऑन द मीनिंग ऑफ एलिनेशन, ये रिसर्च पेपर है इनका, जिसमें इन्होंने कहा कि एलिनेशन सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं है जो हमें समाज से, अपने आप से, परिवार से अलग करती है। धीरे धीरे हम कट जाते हैं सोसाइटी से, परिवार से, अपने आप से। जैसे परिवार में कोई सदस्य हैं, पहले माँ बाप अच्छे से डील करते थे, सारी स्थितियाँ संभालते थे, धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हुए, अच्छी जॉब में आ गए, तो उन्होंने अपने तरीके से मैनेज करना, अब माँ बाप का रुतबा धीरे धीरे कम होने लगे, तो वो एलिनेशन की शिकार हो गई, क्योंकि उनकी पूछ कम हो गई, उनकी ज़रूरतें कम हो गई, उनकी अब बच्चों को ज़रूरत कम रही। अब इसी कारण तो अनाथ आश्रम खुल रहे हैं।
पावरलेसनेस। इसमें होता ये है कि जो हमारे नॉर्म्स से, हमारे वैल्यूज से, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, हम उनको फॉलो नहीं करते प्रॉपरली। बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है, इन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, हमें काम 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 व्यक्तिवादिता पे अधिक बल देते हैं। तो ये भी एलिनेशन की शिकार की एक स्थिति है। फ्रस्ट्रेशन, निराशा, खुश नहीं है अपने आप से, अपने परफॉर्मेंस से, अपने काम से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लाइफ पार्टनर से, खुद से, अपनी इनकम से, अपनी जॉब से, उससे भी आप धीरे धीरे एलिनेशन की शिकार हो जाएंगे। अलोननेस, अकेले कटते जाएंगे, धीरे धीरे आपके रिश्ते का दायरा सीमित होता जाएगा, सिमटता जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम का है। इसी कारण आप सोशल आइसोलेशन के शिकार हो जाएंगे। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट मतलब आप धीरे धीरे विश्वास भी खोते जाएंगे, दूसरों पर विश्वास करना भी कम करेंगे, खुद भी विश्वास खोते जाएंगे। डिप्रिवेशन, वंचित, आप हासिल करना चाहते हैं एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पाने की है, होड़ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छूटती जा रही है। और कई बार ऐसा होता है जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे थे वो भी आपको नहीं मिल। तो एक और विद्वान हुए इमाइल दुर्खीम, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1893 में एक सिद्धांत दिया था जो इससे मिलता जुलता है, एनोमी, विसंगति। इसमें भी इन्होंने इन मनुष्य की मानसिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाया है, किस किस तरीके से मनुष्य जो नॉर्म से, जो सामाजिक वैल्यू से, उनसे कट जाता है और उसमें नकारात्मकता, नियमों के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति हावी हो जाती है।